नमस्कार छात्रों, एक बार फिर से जूझ उपन्यास का भाग 2 लेकर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। छात्रों, भाग 2 पढ़ने से पहले थोड़ा सा पुनरावृत्ति कर लेते हैं। जैसे कि मैं भाग 1 में आपको बता ही चुकी थी कि यह जो आनंद यादव जी हैं, जो कि प्रसिद्ध मराठी लेखक थे, उनका एक जो भी उपन्यास था उसका एक अंश है जूझ, जो है हम आज पढ़ेंगे। और किस तरह से 1990 में उनको इसी उपन्यास के लिए, जो कि उनका क्या था, कथात्मक उपन्यास था, आत्मकथात्मक शैली में उन्होंने ये लिखा था। और इसी जोबी का जो है हिंदी रूपांतरण हम पढ़ रहे हैं। और हिंदी में अनुवाद किसने किया था? केशव प्रथमवीर जी ने इनका हिंदी में अनुवाद किया था। यह जो जूझ जो उपन्यास था, जो उपन्यास है वह क्या है, किसान वर्ग के संघर्ष के विषय में बताता है और एक ऐसे व्यक्ति के विषय में बताता है कि जो शिक्षा के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है। मध्यम वर्गीय परिवार जो कि गांव में रहता है, खेती बाड़ी पर निर्भर रहता है और किस तरह से उन्हें अपनी कल्पनाओं के लिए, अपने सपनों के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है, वह हम पढ़ रहे थे। और किस तरह से मैंने आपको बताया कि लेखक जो कि बचपन में लेखक बता रहे हैं कि किस तरह से 5वीं कक्षा के आधे में उनके पिता, अर्थात वो पिता को दादा कहते हैं, आधे से उनके पिता ने उनकी जो शिक्षा थी वो छुड़वा दी थी और उन्हें खेती बाड़ी के काम में लगा दिया। परंतु लेखक क्या है, पढ़ना चाहते हैं। पिताजी बिल्कुल भी इसके पक्ष में नहीं हैं। लेखक जब किस तरह से लेखक कह रहे हैं कि जो गन्ने की खेती है उसमें हमने सबसे पहले गुड़ निकाल दिया था, यहाँ तक कि गुड़ बेच भी दिया था। अब वो क्या करना चाहते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं। वो चाह रहे हैं कि अभी जनवरी का जो महीना है, अभी भी जो विद्यालय में है वो पुनरावृत्ति चल रही होगी और अभी भी अगर वो क्या करेंगे, अभी भी अगर वो स्कूल जाएंगे, विद्यालय जाएंगे, तो उनका पूरा साल बच जाएगा। तो किस तरह से वो चाहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा तरीका वो ढूंढ निकालें जिससे कि कोई उनके पिता को समझाए कि वास्तव में शिक्षा का क्या महत्व है। वो नहीं चाहते कि उनके दादाजी जो खेती करते थे, अब पिताजी तो दिन भर क्या करते हैं, बाज़ार में घूमते रहते हैं, यहाँ तक कि रकमाबाई के कोठे पे वो अपना समय व्यतीत कर देते हैं और आज़ादी से घूमते फिरते हैं और माँ और मैं खेती पे लगे रहते हैं। तो वो चाहते हैं कि वो किसी न किसी तरीके से अपने पिता को समझाए कि वास्तव में शिक्षा का क्या महत्व होता है। और वो चाहते हैं कि वो खेती बाड़ी न करके कुछ और ऐसा काम करे जिससे कि उन्हें क्या हो, उनका जो है वो एक अलग काम करे जिससे कि वह भी कोई नाम कमाए। तो वही चीज़ लेकर वह अपनी माँ को समझाते हैं कि वो विद्यालय जाना चाहते हैं, पाठशाला जाना चाहते हैं। परंतु माँ का जवाब आता है कि अगर ये बात मैं तुम्हारे पिता को समझाऊंगी तो वो जंगली सुअर की तरह गुर्राने लग जाएगा। फिर दोनों ने एक रास्ता खोज निकाला कि क्यों ना जो गांव के सरपंच हैं, दत्ताजी राव सरकार, उनके पास जाया जाए और उनसे ही इस विषय में बात की जाए, वही पिता को समझा सकते हैं। तो दोनों क्या होते हैं, जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और लेखक अपनी माँ को जाने के लिए क्या कहते हैं, तैयार करते हैं। अब लेखक की माँ ने कहा कि ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। और माँ ने कहा कि लेकिन माँ अंदर से माँ का जो स्वर था वो उदासी भरा था। उसे मालूम था कि इससे कोई फ़ायदा होगा भी या नहीं होगा। वो सिर्फ लेखक का मन रखने के लिए ही वहाँ दत्ताजी राव सरकार के पास जा रहे हैं। माँ भी चाहती थी कि अगर वो 7वीं तक पढ़ लेगा तो अच्छा हो जाएगा और मन लगाकर तैयारी कर लेगा, परंतु पिता के सामने माँ का भी कोई बस नहीं चलता। अब दोनों के दोनों रात में दत्ताजी राव देसाई के पास गए और किस तरह से दत्ताजी राव देसाई के पास गए। माँ दीवार के सहारे बैठ गई और दीवार के सहारे बैठकर माँ ने जो है सारी जो खबर थी वो किसको बताए, जो सरपंच है दत्ताजी राव देसाई, उनको बताया।
और कहा कि किस तरह से पिताजी दिन भर घूमते रहते हैं और बाकी सब हमको खेतों में काम करने के लिए लगाया गया है। यहाँ तक कि उन्होंने ये पूरा विश्वास माँ ने दत्ताजी राव को दिला दिया कि पिताजी घर में कोई भी काम नहीं करते, खेतीबाड़ी में कोई हाथ नहीं बटाते और दिन भर क्या करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। यहाँ की रखमाबाई के कोठे पे वो अपना पूरा दिन गुजार देते हैं। इससे देसाई जी क्या हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं अच्छा आने दे उसे, अब मैं उससे बहुत अच्छे से खरी खोटी सुनाऊंगा। फिर लेखक ने कहा कि इतने में मैंने भी कह दिया कि अभी क्या है, जनवरी का महीना है, अगर मैं अभी पढ़ लूँगा तो मेरा पूरा साल बच जाएगा और मैं मन लगा कर क्या करूँगा, काम करूँगा। फिर देसाई जी ने कहा कि ठीक है तुम जाओ और उसे मेरे पास भेज देना और अब मैं उसकी अच्छे से खबर लूँगा और फिर कहा कि जो मुझे करना है मैं करूँगा, बस तुम भी उसके सामने आ जाना और सही सही उत्तर देना, जो मैं कहूँगा उसका ठीक ठीक उत्तर तुम्हें क्या करना है, देना है। अब क्या होता है, जो लेखक है और लेखक की जो माँ है वो घर आ जाते हैं और 1 घंटे बीत जाने पर ही जो दादा हैं वो घर आते हैं और घर आते ही दादाजी ने जो अर्थात दादा अर्थात पिता आए और माँ ने तुरंत कहा कि आपको किसने बुलाया है, आपको दत्ताजी राव ने बुलाया है, कब से साग भाजी भी उन्हें नहीं दी है और वो आपसे कुछ बात करना चाहते थे। इस बात में दादा ने कहा कि क्या वो कुछ कह रहे थे, किस विषय में वो मुझे बुला रहे थे। तो माँ ने कहा कि मुझे इस विषय में कुछ भी पता नहीं है कि वो क्यों बुला रहे थे, परंतु आपको बुला रहे थे और जब तक मैं रोटियां सेकती हूँ आप उनसे क्या कीजिए, मिलकर आ जाइए। अब इस बात पे जो दादा हैं अर्थात लेखक के पिता हैं वो क्या करते हैं, वो चले जाते हैं और आधे घंटे भर में फिर से क्या करते हैं, लेखक भी पीछे पीछे पिता के चले जाते हैं। अब दत्ताजी राव ने जैसे ही उन्हें बुलाया तो बहुत कुछ सुनाया और जैसे ही थोड़ी देर में लेखक गए, लेखक उसी बहाने से गए थे कि हाँ पिताजी ने अभी खाना नहीं खाया, आप आ जाइए। तो उतने में ही दत्ताजी राव और जो लेखक और लेखक की माँ की जितनी स्कीम बनी थी अर्थात जो तैयारियां हुई थी कि इस तरह से दादा को समझाया जाएगा, वो शुरू हो गई। दत्ताजी राव ने पूछा कि तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तो उन्होंने कहा कि 5वीं कक्षा में मैं पढ़ता था, परंतु मैंने अब क्या कर दी, पढ़ाई छोड़ दी। अब क्यों, क्योंकि दादा ने मना कर दिया, खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैंने मना कर दी, इसलिए छोड़ दिया। अब दादाजी ने जब मना कर दिया तो दादाजी राव ने कहा क्यों रत्नप्पा, अर्थात रत्नप्पा कौन थे, लेखक के पिता का नाम रत्नप्पा था और लेखक उन्हें दादा कहते थे। तो फिर जो दत्ताजी राव ने हैं वो लेखक के पिता को बहुत खरी खोटी सुनाई और किस तरह से उन पर गुस्सा करने लग गए कि तुम किस तरह से तुम पूरा ध्यान तुम्हारा किस तरफ नहीं है और मन लगाकर वह खेती में श्रम नहीं करता और तुमने अपने बच्चे और पत्नी को ही खेतों में झोंप रखा है और तुम इधर उधर बाज़ार में घूमते रहते हो, मैंने सुना है। तो इस तरह से तो तुम बच्चे को पढ़ाई नहीं दे रहे हो क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे बच्चे हो गए हैं, ऐसा ही चलता रहेगा तो तुम बच्चे का क्या कर रहे हो, भविष्य ख़राब कर रहे हो। और कहा कि अगर तुमसे नहीं पढ़ाया जा रहा है तो तुम मेरे पास बच्चे को भेज दो, मैं उसे पढ़ाऊँगा, पर तुम कुत्तों के जैसे व्यवहार इस बच्चे के साथ मत करो। इतने में ही जो लेखक के पिता हैं उन्होंने कहा कि मैंने कब मना किया, इसको ज़रा गलत सलत आदत पड़ गई थी, ये पैसे सामान बेचकर पैसे कमाकर सिनेमा देखने लग जाता था, कभी कुछ कर लेता था। तो इसमें भी दत्ताजी सरकार ने कहा कि बच्चा है वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में उसे रुचि रहेगी और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि तुम इतनी सी बात पर उसकी क्या कर दो, पढ़ाई छोड़ दो। तो लेखक ने कहा कि फिर से दत्ताजी राव ने मुझे पूछा कि क्यों, अरे छोकरे तुम में क्या ऐसे आदतें पड़ गई, परंतु लेखक ने भी कहा कि मैंने भी कह दिया कि मैंने मेले जाने के लिए थोड़े से कंडे बेच दिए, सिनेमा देने के लिए तो दादा पैसे नहीं देते, तो मैंने कपड़े बनाने के लिए क्या कर दिए, थोड़े कंडे बेचे और उससे अपने लिए क्या कर दिए, कपड़े बना दिए।
तो इस तरह से लेखक ने भी थोड़ी सी बातें मिलाकर बोल दी। अब किस तरह से लेखक को दत्ताजी राव सरकार ने कहा कि आप सब बंद कर और मन लगाकर तुम पढ़ाई करो, तुम पाठशाला जाओ और तुम अच्छे से पढ़ना, सवेरे पाठशाला में मन लगाकर पढ़ो और निकलो, और पढ़ना लिखना बंद कर देना है क्या? तो तुम क्या करो, अच्छे से पढ़ो लिखो, इतनी सी बात पर तुम क्या कर दोगे, पढ़ना लिखना बंद नहीं करोगे। और अगले दिन से फिर लेखक इस चीज़ के लिए लेखक के पिता भी सहमत हो गए। जैसे ही लेखक के पिता घर आए तो भोजन करते करते लेखक के पिता ने कहा कि मुझसे क्या ले लिया? लेखक ने कहा कि पिता ने मुझसे एक वचन ले लिया कि पाठशाला 11 बजे अगर प्रारंभ होती है तो तुम सुबह ही खेतों में पानी लगाने चले जाओगे, और उसके बाद जैसे ही पाठशाला ख़त्म होगी तुम वापस खेतों में आओगे, तुम खेतों का पूरा काम करोगे। तो ये जो कहानी थी वह लेखक की संघर्ष की कहानी है, लेखक के संघर्ष के दिनों की कहानी है कि किस तरह से एक किसान वर्ग संघर्ष करता है अपने सपनों के लिए। लेखक ने भी वैसे किया। लेखक की रुचि पढ़ने के लिए थी। लेखक चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर कुछ एक जो पूर्वजों की जो चली आ रही है एक लकीर की फ़कीर वाली जो प्रथा है वो उसे समाप्त करना चाहते थे, इसीलिए वो स्कूल जाना चाहते थे। अब लेखक के पिता ने उनसे क्या ले लिया, एक वचन ले लिया कि तुम पढ़ने के लिए जाओ, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, परंतु तुम्हें साथ में क्या करना है, खेती का काम भी करना है। तो छात्रों, ये था भाग 2। अब अगली वीडियो में हम भाग 3 पढ़ेंगे। धन्यवाद।